कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग अभी सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सी प्लस प्लस को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे एमसीक्यू बनाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास चालू करते हैं बिना समय गवाए। तो आज हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे को एरेज ऑफ एरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है, ये देखो मेरा ये 2D एरे है। 1D एरे के बारे में आप जानते हो, इंट ए अगर आपने किया 5 तो ये मेरा 1 डायमेंशनल एरे था। अगर हम लोग इंट जे 3 5 कर रहे हैं तो मेरा ये रो को दर्शाता है और ये मेरा कॉलम को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इंट जे का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक ऐसा एरे बना हुआ है जिसमें कि 3 रो है और 1 2 3 रो है और 5 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर आएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। समझ रहे हो। अगर जे 3 5 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपली मतलब हुआ कि हमारे इस एरे में कितना एलिमेंट है। तो एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसा 3 खाना तो 5 3 15 15 एलिमेंट होगा। आपसे सिंपली ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ हमारे पास एक एरे है इंट x 2 और 6, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा। तो आप बोलोगे मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होगा, ठीक है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने सीखा, ठीक है। आप अगर माई वर्ड बाय लिखते हो, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। माई वर्ड बाय लिखते हो तो ये क्या है, एक एरे की तरह काम करेगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो हम लोग डायनेमिक मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो डायनेमिक मेमोरी क्यों यूज होता है ये आप समझो। पहले डायनेमिक मेमोरी समझो, आप हमेशा एक 10 20 30 ऐसे करके आप अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब पे बड़े प्रोजेक्ट पे जब आप काम करोगे तो आपका ये तो हमेशा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले से कुछ वैल्यू हो, ठीक है। नॉट नेसेसरी। then you have to include some strategy to क्रिएट द डायनेमिक मेमोरी। क्या करो कि आप ऐसा कुछ स्पेस बनाओ अपने कंप्यूटर में कि अगर हमारा कुछ डेटा का साइज बढ़ भी रहा है तो वो डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट कर रहा है। दैट इज मेरा सीपीयू का जो रिसोर्स है वो इफिशिएंटली यूज हो रहा है बाय द प्रोग्राम। ऑलराइट, सो इसके लिए हम लोग सी प्लस प्लस में कैसे डायनेमिक मेमोरी अपने प्रोग्राम को असाइन करते हैं, किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं डायनेमिक मेमोरी, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सी प्लस प्लस में डायनेमिक मेमोरी ऑपरेटर न्यू के द्वारा असाइन होता है, ठीक है। न्यू इज फॉलोड बाय ए डेटा टाइप स्पेसिफायर। डेटा टाइप स्पेसिफायर आप समझते हो, इंट फ्लोट बूल एक्सेट्रा, ठीक है। इफ अ सीक्वेंस ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इज रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ दिस विद इन ब्रैकेट्स। अगर हम लोग का सीक्वेंस ऑफ नंबर एक एलिमेंट से जाते हैं तो हमारा जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। और ये जो न्यू है ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू ब्लॉक ऑफ मेमोरी अलोकेटेड। मतलब आप जो भी मेमोरी अलोकेट कर रहे हो उस मेमोरी लोकेशन का फर्स्ट मतलब बिगिनिंग पॉइंटर ये क्या करता है, पॉइंट करता है। ओके, आगे चलो। अब देखो, अगर आप लोगों ने इंट स्टार फू एक पॉइंटर डिफाइन किया है, ठीक है, और फू जो मेरा पॉइंटर है, जो मेरा वेरिएबल है, उसमें हम असाइन करना चाहते हैं डायनेमिक मेमोरी और मेरा उसमें 5 एलिमेंट का डायनेमिक मेमोरी। तो हम लोगों ने क्या लिखा, न्यू कीवर्ड, उसके बाद हम लोगों ने डेटा स्पेसिफायर इंट और हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप ऐसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हो किसमें, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। ये मेरा क्या किया, अगर हम लोगों ने ऐसे किया तो मेरा अब ये जो है ये जितना भी मेमोरी अलोकेट किया ये फू यहाँ पर इंडिकेट करेगा, मतलब पहला लोकेशन को इंडिकेट करेगा। और हमारा 1 2 3 4 5 स्पेस हो गया है, क्या क्या हो गया है, एलोकेट हो गया है। अब देखो हमारा ये ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग हमेशा ही यूज कर रहे हैं किसी मेमोरी के रिसोर्स को। अगर मेरा मेमोरी का रिसोर्स यूज हो गया तो उस मेमोरी को हमको किसी और वेरिएबल के लिए, किसी और प्रोग्राम के लिए फ्री करना पड़ेगा। तो वो फ्री हम लोग कैसे करते हैं, सी प्लस प्लस में ये करते हैं हम लोग डिलीट ऑपरेटर को यूज करके। अगर आप लोगों ने लिखा डिलीट पॉइंटर तो आपका ये पॉइंटर कुछ भी अगर असाइन था पहले मेमोरी तो ये डिलीट हो जाएगा और मेरा रिसोर्स क्या हो जाएगा,
फ्री हो जाएगा भैया। ओके, उसके बाद या आप लिख सकते हो डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट पॉइंटर, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब देखो सी प्लस प्लस क्या करता है, न्यू असाइन करने के लिए, डिलीट क्या करने के लिए, उस मेमोरी को अवेलेबल करता है, फ्री करता है, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी में। बट ये सब क्या सी लैंग्वेज में नहीं था। सी लैंग्वेज में क्या था, हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते थे, मैलॉक, कैलॉक, रीअलोकेट, फ्री ये सब यूज करके, ठीक है। और इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का क्या यूज करते थे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच यूज करते थे, तभी हम लोग ये सारा फंक्शन यूज कर पाते थे किसमें, सी में। पर सी प्लस प्लस में ऐसा ज़्यादा है नहीं नाटक। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो सी प्लस प्लस के फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं कि हमारा रिटर्न टाइप हो गया ये वॉइड, और फंक्शन का नाम ये ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी कोड लिखना है लिखो और फिर करली ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। चलिए हम लोग अब जानते हैं कि एक फंक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड है, इंट भी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने उस फंक्शन का नाम लिखा, ये ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट, इसके अंदर सी आउट आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ये इसका कोड है समझो इस फंक्शन का। ये अगर ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है मैन के ऊपर, तो मैन के अंदर से हमको इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल भी करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए सिंपली हम उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0। जब यहाँ पर हम लोग इंट के अंदर आए, क्योंकि हमारा सी प्लस प्लस हर एक प्रोग्राम मेन से ही चालू होगा, क्या होगा, मेन फंक्शन से ही चालू होगा। अगर आपसे पूछता है कि बताओ सी प्लस प्लस में कौन सा ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ से, कौन सा ऐसा फंक्शन है जहाँ से मेरा प्रोग्राम चालू होता है, तो आपका होगा मेन वो फंक्शन है। माई फंक्शन कॉल हुआ, हम लोग यहाँ गए, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हुआ, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलो ये देखो void my फंक्शन, इसको डिक्लेयर करते हैं, ये मेरा बॉडी ऑफ फंक्शन, इसको डिफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। क्या बोलता है कि इफ अ यूजर डिफाइन फंक्शन सच एज माई फंक्शन इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द मेन फंक्शन एन एरर विल अकर। क्या बोलता है कि अगर माई फंक्शन मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर किया जाए तो एरर अकर करेगा। क्यों, क्योंकि सी प्लस प्लस टॉप टू बॉटम काम करता है, विच मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट डिक्लेयर्ड एबव मेन फंक्शन, द प्रोग्राम इज अनअवेयर ऑफ इट। ऑलराइट, समझ में आया होगा। अब देखो एक और फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, डिफिनेशन समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। समझो आप लोगों ने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया मैन के ऊपर, वॉइड मैन फंक्शन, इसका आप लोगों ने बॉडी नहीं लिखा है अभी तक, ठीक है। तो ये करेक्ट है। अगर आप सिर्फ इस फंक्शन का डिक्लेयर कर दे रहे हो, आप इसका बॉडी नहीं लिख रहे हो मैन के ऊपर, बट ये अभी भी मैन के ऊपर है, मतलब ये वैलिड है। उसके बाद आप लोगों ने लिखा इंट मैन, माई फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो और रिटर्न कर रहे हो 0। तो माई फंक्शन को अगर आप कॉल कर रहे हो तो आप माई फंक्शन यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे माई फंक्शन का डिफिनेशन लिखा है, सी आउट आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, तो अभी भी मेरा रिजल्ट इस फंक्शन का क्या होगा, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एरर कब आता है, अगर आप लोगों का इंट मैन से चालू हुआ, माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ, बट माई फंक्शन जो है वो इसके ऊपर तो है ही नहीं, इसके नीचे है, तो इसके नीचे है तो ये अनअवेयर है मेन फंक्शन, क्योंकि सी प्लस प्लस टॉप टू बॉटम काम करता है, ठीक है, तो एरर आएगा। अब देखो हम लोग अपने फंक्शन में कैसे आर्ग्यूमेंट कुछ भी पास करके काम कराते हैं। तो अगर हमारा मेन के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वॉइड मेन फंक्शन माई फंक्शन, इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का ले रहे हैं, एफ नेम कुछ डाल रहे हैं, सी आउट एफ नेम, ठीक है। इंट मैन गए, माई फंक्शन को कॉल किए, आर्ग्यूमेंट एल पास किए, तो एफ मैन नेम में एल गया, और अगर यहाँ पे सी आउट करेंगे तो एल आएगा मेरा रिजल्ट, एल आया मेरा रिजल्ट। उसी तरह फिर माई फंक्शन जे जाएगा यहाँ पर और मेरा रिजल्ट आएगा जे। उसी तरह ए आएगा, ए जाएगा यहाँ पर और मेरा रिजल्ट आएगा एफ नेम का ए। समझ रहे हैं? तो हम लोग ऐसे करके आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। इसको पास बाय वैल्यू भी बोलते हैं। अगर आप पास बाय रेफरेंस की बात करो तो पास बाय रेफरेंस कब यूज होता है, जब हम लोग को चेंज करना पड़ता है अपने वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को, तब हम लोग पास बाय रेफरेंस करते हैं। तो पास बाय रेफरेंस बेसिकली हम लोग को लोकेशन बताता है हमारे वेरिएबल का, या जो भी हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसका, ठीक है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए।
तो विथ फंक्शन ओवरलोडिंग मल्टीपल फंक्शन कैन हैव द सेम नेम, क्या बोल रहा है, मल्टीपल फंक्शन कैन हैव द सेम नेम बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है कि हमारा फंक्शन का नाम तो सेम हो सकता है बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, कैसे, अगर आप एरिया एक फंक्शन लिखते हो तो एरिया में अगर आप यहाँ पे आर लिख रहे हो, मेरा पैरामीटर अलग है, यहाँ पे मेरा लेंथ ब्रेथ होगा, तो देखो मेरा फंक्शन का नाम एक ही है बट यहाँ पे पैरामीटर्स अलग हैं, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। चलो एग्जांपल के थ्रू काम करते हैं। देखो इंट है, यहाँ पे इंट टाइप का पैरामीटर है, यहाँ पे डबल टाइप का पैरामीटर है, पर मेरा फंक्शन प्लस फंक्शन इंट अभी भी है, प्लस फंक्शन डबल अभी भी है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, पैरामीटर्स चेंज करके हम लोग अपना काम कर रहे हैं और सिंपली जो हमेशा करते आ रहे हैं वही करेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सी प्लस प्लस के उप्स कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू समझेंगे। जब हम लोग जावा पढ़ेंगे तो जो उप्स कॉन्सेप्ट का डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको हम लोग डिटेल एकदम घुस के पढ़ेंगे, उसमें गोता लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका कि सेवरल एडवांटेज है ओवर प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, पहला क्या है, उप्स कॉन्सेप्ट, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है वो फास्टर है और इजियर टू एग्जीक्यूट है। सेकंड, ये स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लियर स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, ये क्या होता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, मतलब कोड को हम लोग यूज कर सकते हैं, वैसा कुछ करता है, और रीयूजेबल एप्लीकेशन बना सकता है विथ लेस कोड और शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम, ऑब्वियस सी बात है। ओके, अब देखो क्लास क्या होता है, सी प्लस प्लस में क्या होता है, क्लास क्या होता है, तो अ क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड एन ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टांस ऑफ क्लास। इंपॉर्टेंट, क्लास क्या है, क्लास है टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इंस्टांस ऑफ क्लास। समझो, फ्रूट मेरा एक क्लास है, फ्रूट मेरा एक क्लास है। ठीक है, फ्रूट मेरा क्या है, क्लास। इस क्लास का डिफरेंट इंस्टांस हो सकता है, जैसे कि फ्रूट मैंगो हो सकता है, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स। सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसे समझो। ठीक है, अब देखो हम लोग क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं वो समझते हैं। तो हम लोग कीवर्ड लिखते हैं क्लास और अपने क्लास का नाम। ठीक है, ये हो गया मेरा डिफाइन। उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट, हम लोग लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। क्या लिखते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पे मेरा तीन तरह का स्पेसिफायर हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, और मेरा हो सकता है प्रोटेक्टेड। आ सकता है प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे अभी क्या है, मेरा है पब्लिक। उसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट माई नेम कर रहे हैं, माई नंबर कर। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग टाइप का, इंट टाइप का कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोगों ने करली ब्रैकेट का और बाद में एक सेमीकोलन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलो, अब क्या है कि हमारा अभी तो पब्लिक स्पेसिफायर था, ये हम लोग मैंने आपको पहले ही बताया। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट अपने क्लास माई क्लास का। तो इंट मैन के अंदर हम लोग कर रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे जिस क्लास का हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्लास नेम लिखेंगे जिस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, और अपने तरफ से उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक है, अगर पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर ये है तो हम लोग इस डेटा को अपने मेन फंक्शन से ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस एट्रीब्यूट, तो माई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लिखे और माई नम, तो माई नम में 15 स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 स्टोर हो जाएगा। उसी तरह माई ऑब्जेक्ट माई स्ट्रिंग में सम टेक्स्ट, यहाँ पे सम टेक्स्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको अगर असाइन कर दिया हम लोगों ने यहाँ तक वैल्यू, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सी आउट ऑब्जेक्ट का नाम डॉट माई नम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, और हम लोग न्यू लाइन में जा रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा सम टेक्स्ट। समझ रहे हो, ऑल राइट, फाइन। अब देखो, ठीक है, अब क्या है, अब क्या है बताएं ना, क्या,
बताओ यार। देखो अब क्या है कि अब हम लोग को कोई मेथड को कॉल करना है। क्या करना है? कोई मेथड को कॉल करना है। अभी भी एक्सेस एक्सपायर पब्लिक है, मतलब हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो सेम है, एक हम लोग अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को मतलब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उस मेथड को यानी अपने फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं। सो सिंपल इट इज, राइट। देखो अब क्या है यहाँ और उस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है। देखो इस एग्जाम्पल पे जो मेरा क्लास है, मेरा क्लास का जो डिफिनेशन है वो क्लास के अंदर यहीं पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहीं पर है। अब देखो अगर आपको इस मेथड का, इस क्लास के बाहर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे वो मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने क्लास लिखा, माई क्लास एज यूजुअल, उसके अंदर आप लोगों ने फंक्शन लिखा। उसके बाद आप इसका डिफिनीशन यहाँ नहीं लिख रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं इस क्लास के बाहर लिखूं। तो आप वो कैसे करते हो? तो आप सिंपली क्या करते हो, वॉइड लिखते हो माई क्लास, मतलब अपने क्लास का नाम और ये 4 बिंदु और माई मेथड लिखते हो। उसके बाद अपना डिफिनेशन इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मन है लिखो, दुनिया भर की बातें लिखो, हमें क्या। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ये ध्यान रखना। उसके बाद एज यूजुअल इंट मैन के अंदर अपना ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट डॉट उस मेथड को बुला रहे हो जो हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब देखो हम लोग सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में एक स्पेशल मेथड है दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। जब आप क्लास के एक ऑब्जेक्ट को बनाते हो तो आपका कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल मेथड वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्लास माई क्लास, ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, और अगर आप सिर्फ क्लास का नाम और ये ब्रैकेट लगाते हो तो आपका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझ गए? ऑलराइट। अगर आप यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट बना देते हो अपनी क्लास का तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, क्या कर लेता है, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है। आपको अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर को। ऑलराइट, समझ में आया? अब एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी हासिल करते हैं। 3 तरह का मैंने आपको बताया था, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक अगर मेरा मेंबर है तो वो आउटसाइड ऑफ ए क्लास से एक्सेस हो पाएगा। ध्यान से सुनना। अगर प्राइवेट है तो ये कहीं से भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्लास के अंदर होगा। अगर प्रोटेक्टेड है कोई मेंबर तो इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम द आउटसाइड क्लास बट दे कैन बी इनहेरिटेड, एक्सेस इन इनहेरिटेड क्लास। तो क्या हो सकता है, अगर प्रोटेक्टेड है तो इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस हो सकता है। बाकी पब्लिक का सब जगह करो, प्राइवेट का क्लास से बाहर नहीं होगा और प्रोटेक्टेड का क्लास से बाहर नहीं होगा बट इनहेरिटेड क्लास में हो सकता है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब देखो इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि हम लोग किसी डेटा को इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, मतलब बाहरी दुनिया से बचा रहे हैं, अपने कैप्सूल में बंद कर रहे हैं। तो कैप्सूल में बंद करने के लिए उसको आपको सीक्रेट पैकेज में बंद करना होगा। तो अगर आप सीक्रेट में पैकेज में बंद करना चाहते हो तो आप यूज करो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो प्राइवेट में क्या होता है, मेंबर्स आउटसाइड ऑफ क्लास से एक्सेस नहीं हो पाता है। क्या हो सकता है, आउटसाइड ऑफ क्लास से एक्सेस नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग अगर आउटसाइड क्लास से एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेटर और गेटर मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेटर और गेटर मेथड यूज करना पड़ेगा। कैसे, आप लोग यहाँ पे लिखते हो पब्लिक void set सैलरी इंट एस, सैलरी इक्वल टू एस, गेट, फिर वहाँ पे यहाँ पे एक बार लेते हो, यहाँ पर आउटपुट दिखाने की कोशिश करते हो। अब क्या करेंगे, ये देखो ये क्लास के अंदर है, क्लास एम्प्लॉय है मेरा, प्राइवेट मेंबर क्या है, सैलरी है। सैलरी अगर प्राइवेट मेंबर है तो आप इसको सीधे मेन से ऑब्जेक्ट बना के नहीं एक्सेस कर सकते हो, इसीलिए हम लोग को सेटर गेटर का यूज करना पड़ जाता है। अब हम लोग एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट सैलरी करेंगे तो यहाँ पे 50,000 हो जाएगा सेट, और सी आउट का रहेंगे गेट सैलरी से, तो गेट सैलरी रिटर्न करेगा मेरा 50 के आउटपुट देगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनकैप्सुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस हमको मदद करता है यूजिंग द कोड अगेन, मतलब रीयूज कोड कर सकते हैं। कैसे समझते हैं? ड्राइव्ड क्लास होता है यहाँ पे, उसको समझते हैं। अब देखो मेरा एक क्लास है वैकिल, ठीक है, पब्लिक है, इसके अंदर मेंबर स्ट्रिंग टाइप का ब्रांड है फूड, और उसके बाद एक फंक्शन है, मेथड है हॉन्क, और सी आउट टूट टूट है, ठीक है। ये मेरा एक क्लास है और यहाँ पे सेमीकोलन से बंद ये क्लास यहाँ पर। अगर हमारा ड्राइव्ड क्लास, मतलब अगर हम लोग ड्राइव करना चाहते हैं इस वैकिल के कुछ फंक्शन को किसमें, क्लास कार में, तो हम लोग कैसे ड्राइव मतलब कैसे इनहेरिट कर सकते हैं उनके उस सारे मेथड्स को। तो हम लोग का अगर इनहेरिट करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास कार मेरा एक अलग एक क्लास है, ये कॉलन, और हम लोग पब्लिक लिखते हैं, और हम लोग उस क्लास को लिखते हैं जहाँ से हमको चाहिए अपना वैल्यूज़। तो ये मेरा इनहेरिट हो गया है क्या, क्लास वैकिल। ये क्लास कार क्या है, ये क्लास कार है मेरा चाइल्ड क्लास, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा पेरेंट क्लास। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर मेरा ऐसा हो गया है तो मेरे पास अगर मेरा इनहेरिट हो गया वैकिल का, तो यहाँ पे मेरे साथ इनहेरिट हुआ स्ट्रिंग ब्रांड, ये वेरिएबल इनहेरिट हो गया, वॉइड होंग ये मेथड भी इनहेरिट हो गया, ये दोनों बातें यहाँ पर आ गई। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके कार के लिए ये सारी बातें फिर से लिखनी पड़ती, और ये क्या करता, हमारे मेमोरी को कंज्यूम करता, हमारे कोड को इनएफिशिएंट बनाता। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग मॉडल बस मस्टंग हो रहा है, बाकी वॉइड हॉन्क करेगा, टूट 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 ये भी करेगा। ठीक है, अब इंट मैन कर रहे हैं, कार का क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, माई कार डॉट हॉन्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब देखो हम लोग अगर कार का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, माई कार डॉट हॉन्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आएगा, और अगर यहाँ पे ये बातें इनहेरिट हो चुकी हैं तो ये सी आउट क्या देगा, हॉन्क करेगा ही। सी आउट माई कार डॉट ब्रांड प्लस ये माई कार डॉट मॉडल, माई कार अगर ब्रांड की बात करो ये आ जाएगा फोर्ड, और माई कार मॉडल की बात करो तो ये आ जाएगा मस्टंग। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्या बोलता है, इनहेरिटेंस लेट अस इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म यूजेस दोज मेथड्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, और यही क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि इसको आप बोल सकते हो एक फॉर्म अनेक काम। ठीक है, ऐसे आप समझो। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो हम लोग अगर फाइल के साथ काम कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में क्या कर सकते हैं, फाइल के काम फाइल को यूज में ला सकते हैं। कैसे समझो, अगर आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, कुछ डेटा आपके पास आ रहा है, आप उसको एक अलग से फाइल में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ क्या पड़ेगा, लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा, और उस लाइब्रेरी के थ्रू आप डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्लास यूज करते हैं ऑफ स्ट्रीम, तो इसका क्या मतलब होगा, क्रिएट एंड राइट्स टू फाइल, ये क्या होता है, क्रिएट करो राइट करो फाइल का, ये आपको अलाउ करेगा। इफ स्ट्रीम अगर आप लिखते हो तो ये क्या करता है, रीड करता है फाइल को। एफ स्ट्रीम लिखते हो तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम, ये इसका क्या मतलब हो जाएगा, आप इफ एफ स्ट्रीम सीधे लिख देते हो तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, क्रिएट रीड एंड राइट टू फाइल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन आते ही रहता है। ओके, अब देखो हम लोग का क्या है, ट्राई और कैच ब्लॉक कैसे यूज होता है सी प्लस प्लस में, उसको समझे। पहली बात, ये क्यों यूज होता है समझो। अगर आप 1/0 लिख सकते हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ये एक्सेप्शन देगा। ये क्या देगा, एक्सेप्शन देगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन देगा। समझो अगर आप बहुत सारा कोड लिख रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में है अरे भैया यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आया इस कोड में तो ये मेरा कुछ एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो वो कैसे कर सकते हो, आप लिखो। देखो आप क्या करो, ट्राई करो, पहले ब्लॉक ऑफ कोड टू ट्राई, मतलब आपको जिसमें शंका है वो ट्राई के अंदर रखो। ठीक है, अगर कुछ एक्सेप्शन होगा तो आप थ्रो कीवर्ड यूज करके एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सेप्शन को कौन कैच करेगा, उसके बाहर का कैच फंक्शन क्या करेगा, कैच जो है उसको क्या करेगा, उस फंक्शन को मतलब उस एक्सेप्शन को लेगा और यहाँ पे एक ऐसा कोड लिखेगा जो कि इस एरर को हैंडल कर सके। ठीक है, सिंपल है। अब देखो मेरे पास एक फ्रेंड्स कीवर्ड होता है, एक होता है फ्रेंड्स कीवर्ड जो कि हमारे सी प्लस प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखो क्या होता है कि इन प्रिंसिपल मतलब जनरली प्राइवेट एंड प्रोटेक्टिव मेंबर्स ऑफ क्लास कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड क्लास, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। हाउएवर दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू फ्रेंड्स। अगर आप किसी को अपना दोस्त बनाते हो तो आप अपने प्राइवेट क्या करते हो, प्राइवेट इंटिटी को, प्राइवेट जिंदगी की कुछ बातें आप उनके साथ शेयर करते हो। तो C++ में भी सेम बात है। अगर हम लोग फ्रेंड फंक्शन या क्लास बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी उस क्लास को एक्सेस देते हैं। अगर आप मेरे दोस्त हो, मैं एक क्लास हूँ, आप अलग क्लास हो, अगर आप मेरे दोस्त हो, अगर मेरे साथ हमने लगाया फ्रेंड मेरा क्लास का नाम, तो आप मेरे दोस्त हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपका जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो मैं क्या करूँगा, एक्सेस कर पाऊंगा। यही है फ्रेंड कीवर्ड का मेन काम, ठीक है। समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने मेंशन किया। चलो ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और इसके बाद हम लोग C++ पर क्या करेंगे, MCQ करेंगे, तो बेहतर तरीके से बातें समझ में आएंगी। और ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं वो सारे इंक्लूड कर लिए गए हैं। नाउ इट्स योर टाइम कि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कुछ डाउट आता है तो इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ भी पोस्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे पोस्ट करो, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। कमेंट में करो यार, आप कहीं भी करो, आपके आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।